इसमें जो कि बहुत लिमिटेड टाइम था और मेरा कोई भी पहले का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था बहुत ऐसा राइटिंग आंसर राइटिंग एंड ऑल का। तो उस वक़्त मतलब ड्यूरिंग दैट 1 मंथ पीरियड व्हिच आई गॉट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो रिजल्ट के बाद उसमें मुझे पवन सर की हैंड होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब ही रियली हेल्प्ड मी स्ट्रक्चर माय आंसर्स और जो भी है कंटेंट में क्या लिखना है, प्रायोरिटाइज़ क्या करना है, वो चीज़ें मुझे सर ने बताई। तो उसके हिसाब से मुझे मतलब ईज़ी मिल गया, हेल्प हो गया एंड इनफैक्ट विदाउट राइटिंग अ टेस्ट मतलब ऐसे फॉर्मली जाके होता है ना कोई टेस्ट पेपर लिखना ये सब बिना किए भी इट वाज़ ईज़ी मतलब मैनेजेबल फॉर मी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको करेक्ट गाइडेंस हो किसी का जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड हो, जिनकी काफ़ी नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग हो लाइक सर, तो आपको इतना कुछ बहुत ज़्यादा होता है ना ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं होती कि नहीं, नहीं भाई 25 टेस्ट लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वाला। तो हाँ, वही है लेकिन कि उसमें एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है काफ़ी हद तक। तो मुझे ये लगता है कि सर इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दैट और वही मेरी बात हुई सर से, तो मुझे पता चला ऐसे कि हाँ, अभी 70 तो है ही, तो अभी कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है अगर या किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग प्रीलिम्स, अपकमिंग प्रीलिम्स और मे बी अबाउट मेंस आल्सो, तो आप पूछ सकते हैं सवाल। वेल आई एम हियर टू आंसर। आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कह रहा हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है कि लास्ट 20 डेज में 25 डेज में कैसा स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सोचिए क्वेश्चन तब तक मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू कवर मैथ्स रीजनिंग पार्ट, जो प्रीलिम्स में जो मैथ रीजनिंग का पार्ट होता है उसके लिए। प्रीलिम्स में बेसिकली ना 10 मार्क्स सॉरी 10 क्वेश्चंस का ऐसा एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है। तो उसमें यूजुअली आप अगर ऑब्जर्व करेंगे पहले का पैटर्न भी तो देखेंगे कि 6 to 7 क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इजीली मैनेजेबल होते हैं, मतलब वो बहुत ट्रिकी नहीं होता और मे बी बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। तो मेरा अप्रोच यही रहता है कि आप उसको जो डुएबल क्वेश्चंस है ना, क्योंकि लिमिटेड टाइम में करना भी होता है ना, 150 क्वेश्चंस होते हैं 2 आवर्स में। तो ज़बरदस्ती का जो 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बहुत टाइम लगे, उसको ना करके जो आपके बेस्ट 7 हैं, आपको दिख रहे हैं ईज़िली सॉल्व होते हुए, उनको कर लें। और अदरवाइज़ कोई ऐसे प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती मैथ्स और एप्टीट्यूड वाले पोर्शन की। आप बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ अगर आपको पता है, फ़ॉर्मूला ध्यान है, तो वो बन जाते हैं मोस्टली। हाँ, बाकी आप थोड़ा बेसिक पढ़ सकते हैं, मतलब जो परसेंटेज है और चैप्टर वाइज उसके फार्मूलाज देख लीजिए। मुझे तो लगता है इजी क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर, उतना डिफिकल्ट आते नहीं हैं। हाँ, ईज़ी होते हैं। 6 टू 7 तो ईज़ी होते हैं। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि सी सेट का लेवल काफ़ी एप्टीट्यूड हाई के हो लिए सी सेट का लेवल काफ़ी हाई होता है, बीपीएससी में तो थोड़ा इजियर रहता है। हाँ, और अगर नहीं, नहीं वो रहता है, मैं मान रही हूँ बिल्कुल, लेकिन हाँ, वही है ना कि आप उसमें से आपको स्मार्टली पिक करना है कि कौन-सा डुएबल हो रहा है। अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें, मतलब गिव इट अ ट्राई, एक बारी में बनता है तो इट्स ओके, नहीं बनता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दूसरा क्वेश्चन भी इक्वल मार्क्स का है, तो आप अपने एफर्ट्स उस पे डाल लें, ज़्यादा सोचने में। क्योंकि आजकल ना जैसे 6th-9th में आई गेस 40-42 क्वेश्चंस जो थे वो स्टेटमेंट वाले थे। तो अभी क्या है ना उसको रीड करने में भी टाइम जाएगा, एप्टीट्यूड में भी टाइम जाएगा। तो स्मार्टली टाइम मैनेज करने के लिए जो ईज़ी पिक है उनको कर लीजिए और अगर मैथ्स थोड़ा-सा बैकग्राउंड नहीं है मे बी मैथ्स का, तो आप ये कर सकते हैं कि वही जो सर ने भी कहा फ़ॉर्मूला देख लीजिए आप पहले से और एक आधा प्रैक्टिस करके जाइए। चैप्टर वाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मतलब जैसे मैथ के क्वेश्चन को पहले कर लो जाके या फिर लास्ट में करो तो। नहीं मतलब मेरा ख़्याल तो ये है कि मैथ्स के क्वेश्चन जैसे आता जाए ना सीरीज़ में जैसे आपको मिल गया, तो आप ईज़िली आप उसमें से शिफ्ट करके बना सकते हैं। क्योंकि फाइंडिंग दोज़ पर्टिकुलर 10 क्वेश्चन्स एंड देन सॉल्विंग देम ऐसा कोई टाइम देके, वो भी थोड़ा टायरिंग ही हो जाएगा। इससे अच्छा जब मिला तो बना लिया फिर। और करेक्ट। एक किन्हीं का क्वेश्चन था अभी घटना चक्र कैसे करना है, रट्टाफिकेशन नहीं है तो। तो घटना चक्र का ऐसा है कि अगर आपने पहले नहीं कर रखा है कभी, तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ अभी से भी स्टार्ट कर दीजिए और या तो अभी चूँकि बीपीएससी के लिए टाइम कम है, द दीज़ लिमिटेड 20 डेज़ में आप इसके पॉइंटर वाले जो फॉर्मेट हैं, उनको कर लीजिए। क्योंकि अभी वो पूरी-पूरी 600 पेजेज़ की जो बुक है ना, वो थोड़ी बल्की लग सकती है। लेकिन हाँ, अभी पॉइंटली वाले से कर लीजिए। सर जो बता रहे हैं, सर जो समरी बना रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी है। मैंने देखा था पर्सनली, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मेरे को लगा काफ़ी ऐसे ससिंक्ट वे में आपको सब कुछ दे रखा है, काफ़ी प्रिसाइज़ है। तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप और लेकिन हाँ, पोस्ट एग्ज़ाम्स आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ही अच्छे से बैठिए और घटना चक्र जस्ट लाइक क्वेश्चन्स आप कर लीजिए, बिना आंसर को रटे। ऐसा मतलब कि ठीक है, आई एम जस्ट सॉल्विंग दोज़ क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ मूड में बैठिए एंड देन सॉल्व देम।
दोज क्वेश्चंस, तो उससे आपको थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे। तो इनफैक्ट ये चीज है ना, अगर आप घटना चक्र अच्छे से करते हैं, बीएससी में भी हेल्प होती है कई हद तक। आपको बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स आपके क्लियर होते हैं कि ठीक है वो है ऐसी चीजें। बिल्कुल करेक्ट। घटना चक्र का क्वेश्चन करना भी काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहता है। तो पहले मैं तो कहूँगा कि आप सारे फैक्ट्स को रख लीजिए जो मतलब हैंडआउट्स में रहते हैं या फिर जो मैं समरी में देता हूँ। तो एक बार आपने अच्छे से रख लिया, उसके बाद में आप चाहे चैप्टर वाइज भी लगा सकते हैं या फिर आप उसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। और इसीलिए मैंने वो MCQ एक्सप्रेस वाला इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि डेली 100 क्वेश्चन लगाएंगे, और उन क्वेश्चन में मैं घटना चक्र एक्सेट्रा का भी क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा। तो वो आपका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है ना, उसको वो सॉल्व कर देंगे। नहीं तो मैं देखूंगा, नहीं तो मैं अच्छे क्वेश्चन का एक PDF बना के भी दे सकता हूँ PYQs का, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। और बाकी आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, या चैट के बजाय अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन सीधे। जी, गुड इवनिंग मैम। जैसे कि मेरा ना यूपी पीसीएस में है, तो बिहार स्पेशल के लिए जैसे मेरे पास क्राउन की बुक ही है, तो वो इनफ है क्योंकि वो कह रहे थे, मतलब पता लग रहा था कि मतलब वो बिहार के क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। मेरे को ना वो सारे क्वेश्चन करने हैं, तो मतलब आप या तो एक सोर्स बता दो कि ये वाला कर लो, इससे आ जाएंगे सारे। तो वो क्राउन सफिशिएंट, वैसे तो वो बल्कि बुक है, 400 पेजेस आई थिंक, 400 के आसपास है। तो सफिशिएंट है कि उसको किसी और चीज़ के साथ हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा? कि हाँ एटलीस्ट आप बोलो कि कृतेश कुमार वाली क्राउन कर लो, इन्हें तो उससे बाहर मतलब 90% क्वेश्चन आ जाएंगे, 80% आ जाएंगे, या फिर कोई और करूँ? ऐसे बहुत सारी बुक्स घूम रही है ना बिहार स्पेशल के लिए मार्केट में, तो वो थोड़ा सा वो है क्योंकि टाइम कम है, रिवाइज भी करना है मल्टीपल टाइम। ऐसा ना, आप क्या बिहार स्पेसिफिक चीजें जो है ना, मतलब क्राउन ऐसे इट अपीयर्स टू बी बल्की ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जो दिख रहा है तो वैसे 400 पेजेस है तो वो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको उसको भी पूरा नहीं करना होता है। और पूरा करने बैठोगे तो आप याद ही नहीं होगी चीजें, है ना। और जब याद नहीं होगी तो वहां पॉसिबल ही नहीं है सिलेक्ट करना आंसर। तो आप उसको स्मार्टली कर लो। उसके लिए एक वे जो है, जो मैंने ढूंढा था अपने लिए, वो ये होता है कि क्राउन में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं हर यस चैप्टर के मैम बाद। है। अच्छा, सो के बाद है। हाँ, तो आपने करना क्या है, आप बुक लो। आपकी जो चैप्टर के पहले में एक छोटी सी एग्जाम पॉइंट समरी जैसे एक छोटी बॉक्स होती है, पहले आप यस वो मैम। बॉक्स को 4-5 पॉइंट्स होते हैं गेस उसमें, आप उसको पहले एक बार रीड कर लो। फिर आप चैप्टर छोड़ के, चैप्टर में बहुत कुछ है वो आप नहीं कर पाओगे शायद, तो आप क्या कर लो, फिर उसके बाद आप उसकी जो MCQs हैं वो बना लो। MCQs बनाने के बाद आप जो लास्ट की जो एग्जाम समरी एग्जाम पॉइंटर है 8-10 लाइन वो, तो मतलब हर चैप्टर में मुश्किल से आपको हाफ एन आवर ऐसा कुछ टाइम लगेगा। और उसके बाद आपके जो भी 10-12-15 चैप्टर हैं जो, उनको आप 2-3 दफा देख सकते हो। उस हिसाब से आपको याद भी रहेगा, कुछ रिवीजन भी रहेगा। और मान लो आपके एकदम ही कोई इंट्रिकेट फैक्ट आ गया है ना, जो कि बिल्कुल बुक के चैप्टर के अंदर में कहीं सा दबा सा ऐसा लिखा था, तो ठीक है, फिर वो आप नहीं बनाओगे तो कोई भी नहीं बनाएगा, मोस्टली यही चांसेस होंगे। तो उन यस मैम। क्वेश्चन से ना कंपटीशन नहीं डिटरमाइन होता है, उनको आप गिव अप कर सकते हो आराम से। मतलब ये सही है ना वो क्राउन, क्योंकि और भी पता नहीं केबीसी कोबीसी क्या घूम रही है, मतलब लेकिन मेरे को ये नहीं है नहीं, क्राउन बहुत ऐसे, क्राउन बुक काफी अच्छी है अगर आप उसको कि पढ़ो। और ना उसमें भी काफी अंदर अंदर से, जैसे हिस्ट्री वाली जो पोर्शन है ना, उसमें भी अलग चैप्टर्स हैं। तो जो हिस्ट्री वाली जो पोर्शन है, उसमें आप देख रहे हो कि आप जब PYQ को पैरेलल रख के पढ़ते हो, तो आप देखोगे कि अच्छा चलो ये चीज, ये थीम ना जैसे प्रोमिनेंट है, बार बार इसी से आ रहा है। जैसे यूपीएससी का भी कुछ फेवरेट थीम होता है, वैसे इसका भी कुछ फेवरेट थीम है, वैसे ही वो बार बार पूछ रहे हैं, तो हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन सारी चीजों पे। जैसे ज्योग्राफी में अगर वो मिनरल्स बार बार पूछ रहे हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ मिनरल्स ही देख लें अच्छे से, जैसे सॉइल ही देख लें अच्छे से, है ना। तो वैसे करके पढ़ोगे तो मतलब कि अगर ठीक ठीक से बैठते हैं आप, तो 20 आवर्स काफी है क्राउन के लिए, मतलब एक बार और 2 बार की पढ़ाई के लिए। 20 आवर्स। हाँ, ठीक है। 20 आवर्स ऑप्टिमम है। ओके, क्योंकि मैम इसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था बिहार स्पेशल में। ठीक है, मैं जैसे बताया आपने वैसे करूँगा। और हाँ, इसके दो अलावा चार बुक्स वो मत देखो। नहीं, वो फिर कंटेंट की एक तो रिडंडेंसी हो जाएगी, और फिर याद भी तो करना है, अल्टीमेट है कि इसे याद करना करेक्ट है, मेन करेक्ट बात है। करेक्ट करेक्ट। और कोर फैक्ट करने की जरूरत तो नहीं है ना, वो पता नहीं बिहार कोर फैक्ट भी है, पता नहीं मैंने देखा 3-3 4-4 लोग कर रहे हैं, तो मेरे को वही ऐसे था ना कि बहुत मतलब सारी चीजें आ रखी है। देखो ऐसा है ना कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बिहार स्पेसिफिक भी नहीं आता। अब वो कह रहे हैं, ये कर रहे हैं वाली बातें हो जाएंगी ना, एग्जाम में क्या आ रहा है वाला, तो वो सारा स्पेकुलेशन है, उसमें नहीं जा सकते हम। जो ट्रेंड चला आया है इंसान वैसे ही प्रिपेयर करेगा। तो बिहार स्पेसिफिक बहुत ज्यादा भी नहीं रहता है। और जो चीजें बिहार की पूछ रहे हैं ना, वो या तो स्टैटिक वाली ऐसी चीजें हैं,
या तो वो उनके बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है, तो वो तो आपको ऐसे भी अदरवाइज करना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। यस, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम एग्जीक्यूशन में, मैम इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में मैम जो डेटा है उसको ज्यादा ध्यान पे रखना है कि जो स्कीम्स हैं उनको ज्यादा ध्यान पे फोकस रखना है, क्योंकि डेटा तो मैम बहुत ही एक्सटेंसिव डेटा है, हाँ तो किस चीज पे हाँ, फोकस? तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट को करने के 2-3 सोर्सेज हैं, चाहो तो आप मतलब इनमें से कोई भी एक जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। एक ना क्या होता है, इनकी एग्जीक्यूटिव समरी गवर्नमेंट की खुद की होती है, 15-20 पेजर आई गेस, वो आपकी वेबसाइट पे होती है शायद। मतलब उसको यूज करने से एक्सटेंसिवली आपको मेंस में हेल्प हो जाता है, क्योंकि सारे रेलेवेंट स्कीम सब कुछ होते हैं। एक ये तरीका है, आप पैसे अप्रोच कर लो, उसको उठाओ। उसमें ना क्या करते हैं वो, जैसे से 15 चैप्टर है अपने सर्वे में, तो वो क्या करेंगे ना, हर चैप्टर की समरी दे देंगे, मतलब 10-10 पॉइंटर की। वो काफी अच्छी सी होती है, उसको कर सकते हो एक तो। लेकिन अगर मान लो वो नहीं करने का मन है, ज्यादा लग रहा है वो भी, तो आप उसके लिए फिर कोई भी कोचिंग की जैसे एड्यूटेरिया की आती है ना, तो आप उसमें डेटा और स्कीम्स दोनों है। डेटा में ना क्या है प्रॉब्लम बेसिकली, कि हर चीज जैसे कोई भी आपको टारगेट दे रखा है, या चलो आपका फिजिकल डेफिसिट, अब फिर ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका ना पूरा पूरा वैल्यू दे रखा है। अभी इतना इतना करोड़ नहीं याद होगा डेसिमल के बाद का, तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगे ना, तो कुछ कुछ चीजें जो बार बार आ रही है, एफडी, आरडी, चलो ये चीजें आ रही है, तो वो वाली वैल्यूज हम देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे याद करने का, क्योंकि सब याद होगा नहीं, और वो खाम का टाइम वेस्ट होगा। एक चीज जो आप और कर सकते हैं, पहले आप थोड़ा थोड़ा याद करके रखिए, ताकि आपका दिमाग उससे थोड़ा सा फ्रेंडली हो सके। जिस दिन एग्जाम है उसके 1-2 दिन पहले उसको वापस से रिवाइज कर लीजिए। वो सारे फैक्ट्स जो वो पूछ रहा है, डेसिमल के बाद वाले डेटा को मत देखिए, वो याद ऐसे भी नहीं होगा। और स्कीम्स जहां तक ही रहा, तो मेजर एलोकेशंस जो होते हैं ना, जैसे एजुकेशन को अपना कितना परसेंटेज मिल गया बजट में, है ना, या से मनरेगा को क्या मिल गया, कितना परसेंट मिल गया है, तो वैसी चीजें जो है वो थोड़ा 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 थोड़ा, जो मेजर एलोकेशन है, हेल्थ को कितना है, वो आपको ऐसे भी बजट का समरी देखोगे तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद होना चाहिए किसी को, तो वैसी चीजें करो। अब अगर आ गया कि मतलब जैसे आई गेस 1 साल ये क्वेश्चन था गया का, या मतलब कि हाईएस्ट पॉपुलेशन इस चीज का, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का कहाँ रह रहा है, तो अब वो बहुत ज्यादा वाले क्वेश्चन है, अब वो नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो वैसे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता है, एकदम बहुत फैक्चुअल हो रहा है, उनको छोड़ दो आप। ओके मैम। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे आते हैं ना, थोड़ा ट्रेंड बेसिस आते हैं, या फिर जैसा उनका पैटर्न रहता है ना, उन चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स तो आप याद कर भी नहीं पाएंगे। फैक्ट्स तो आई थिंक उसका बजट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा मैंने समरी बनाई थी, मैं भेज दूंगा आप लोगों को, इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, तो आप उससे रेफर कर सकते हैं, वो शॉर्ट समरी है। ठीक है, बाकी आप हाँ लोगों के बिल्कुल, सर ने अगर समरी बनाई है तो वो एग्जाम पर्पज से, मतलब होता है ना कि एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही होगी, उसमें रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स ही होंगे, तो आप वो कर सकते हो। जी, बाकी बाकी लोगों के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। बाकी किसी का क्वेश्चन है कोई? अच्छा मानवी, एक क्वेश्चन ये है कि अच्छा, इकरा का क्वेश्चन है कि मैम यूपी स्टैटिक एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज होल डेटा रिमेंबर करना नेसेसरी होता है? डिस्ट्रिक्ट वाइज के होल डेटा अगेन वो रिमेम्बर करने से फायदा नहीं है। अगर आपको जैसे कुछ चीजें हैं, आप ऐसे देखो कि स्कीम का रिलेवेंस क्या है, या कोई पर्टिकुलर सेक्टर का रिलेवेंस क्या है। लिटरेसी है तो अब लिटरेसी में हाईएस्ट कहाँ है, लोएस्ट कहाँ है, वो ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आ रहे हो यहाँ एग्जाम देने तो। लेकिन अगर मान लो कि अब मैं इसके बीच में कहीं गई और फिर से मुंगेर में कितने सारे वो बने हैं, कुंड बने हैं, वो नहीं याद होगा ना, और वो पूछ भी नहीं रहे हैं, तो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंगली कर लो आप। और जो क्राउन है उस किताब में स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट क्या कहते हैं, फैक्चुअल शीट जैसी, फैक्ट शीट जैसी बनी हुई है, आप वो देख लो, उसमें काम काम का दे रखा है। अदरवाइज जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल वाली एक चैप्टर है, वो बहुत ही मतलब कि उसका यूज वैल्यू बहुत कम है, तो आप उसको नहीं करो तो ही ठीक है वो। ठीक है, ये शायद मतलब डेटा को ना काफ़ी जुडिशली यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा याद भी नहीं करना है, जितना आप मतलब कर पाओ वही करो, है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो डेटा बहुत ज़रूरी ना उसी को रखूँ, ताकि आप याद भी कर लो। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारा डेटा रहता है, तो हमें जो चाहिए डेटा वो हम नहीं लेते हैं, हम कुछ और ही याद करके जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा हम मिस कर देते हैं। या फिर सब याद करने के चक्कर करेंट में, या फिर सब याद करने के चक्कर में कुछ भी याद नहीं रहता है।
तो वो भी हो जाता है। हाँ, और जैसे करंट इन न्यूज़ वाला किन्हीं का सवाल था अभी कि करंट इन न्यूज़ वाला डिस्ट्रिक्ट याद करना है कि नहीं करना है, तो वो आप देखो कुछ ऐसा रिमार्केबल हो रहा है क्या? ऐसा मतलब कि कुछ बन गया है या एक रोटी बैंक करके शायद कभी शुरू हुआ था आई गेस एनी रोड टू बैक कभी। तो अब ऐसा कुछ बहुत अच्छा सा कुछ नया शुरू हो गया या बच्चों का कुछ बैंक एक बनाए हुए थे वो, तो ऐसा कुछ हो गया है तो ठीक है वो आप देख लो। क्योंकि वो तो आपको ना जब जो भी आप मैगज़ीन कर रहे होंगे प्रिपरेशन के लिए स्टेट स्पेसिफिक वाली से एडिटोरियल कर रहे हो, तो उसमें आपको दे रखा होगा उसमें उसके बारे में कुछ कि चलो यहाँ पे या ग्लास ब्रिज बन गया यहाँ पे, तो वो आपको पता होगा कि कहाँ पे बना या वाटर पार्क नया बन गया था तो वो कहाँ बना था। ये सारी चीज़ें जो बहुत रेलेवेंट जो ऐसे हुआ होगा कि चलो आया है नया सा, वो आपको होगा उसमें मेंशन और अगर नहीं किया हुआ मेंशन तो फिर बहुत ज़्यादा अंदर में नहीं होगा फिर। उतना प्रीलिम से पूछ भी नहीं रहे ना ये। बि- बिल्कुल। टेस्ट तो दे रहे एफएलटी में। हाँ, हाँ ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन ना हाँ वो ऐसे अगला पूछ क्वेश्चन है। लीजिए हाँ वो ईज़ी होगा। हाँ, आप पूछ लीजिए। हाँ मतलब अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इसके खान हाँ, अपने हाथ ऊपर किया है। हेलो। हेलो। हेलो मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था कि लाइक हम लोगों को पीवाईक्यूज कैसे एनालिसिस करने हैं और एक इन्वायरमेंट के लिए क्या अप्रोच फॉलो किया जाए। लाइक नोट्स हम लोगों ने बनाए हैं पीएमएफ आईएएस की बुक से, बट यूपी पीसीएस के लिए या बीपीएससी के लिए हम किस तरीके से उसको अप्रोच करें या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी इन्वायरमेंट के लिए। अच्छा पहला आपका पीवाईक्यू एनालिसिस था शायद तो पीवाईक्यू हाँ एनालिसिस जी। में आप वो ऐसे देख लो कि मतलब सेक्टर वाइज ना जाके ईयर वाइज उठा सकते हैं आप कि चलो अगर बीपीएससी की बोल रहे हैं तो 67 की क्या था 68 का क्या था, वैसे आप एक बारी ओवरव्यू ले लो कि क्या बोलना चाह रहा है और मतलब किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस है। आप करोगे ऐसा तो आपको 2-4 क्वेश्चन सेट के बाद ये रियलाइज होगा कि 30 क्वेश्चन ये हिस्ट्री से पूछते हैं, 30 क्वेश्चन करेंट से पूछते हैं, 30 साइंस से पूछते हैं, फिर ऐसे 10 जो है एप्टीट्यूड पूछते हैं। आपको एक ब्रेकअप अपने में दिखने भी लगेगा, वो तो ऐसे मार्केट में भी ऐसे भी दिखने लगेगा। फिर आपको इसमें उनका जो थीम है, डायमेंशंस है वो भी दिखने लगेगा। उसके ना कुछ 20, 35 या 20 टू 25 कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं टॉपिक्स के, वो आपको दिख जाएंगे। वो 20 टू 25 टॉपिक्स के हिसाब से अगर पढ़ोगे तो कम टाइम में ज्यादा प्रिपेयर हो जाएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस वाला मेथड ये है। सेकंड क्वेश्चन आपका था एनवायरनमेंट वाला कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कैसे होंगे और क्या होंगे। तो एनवायरनमेंट का ऐसा है कि आपको पीएमएफ आईएएस बिहार में एनवायरनमेंट के सवाल नहीं के बराबर आते हैं। तो वो और जो आ रहे हैं वो बहुत ही बेसिक आ रहे हैं जो कि आप ऐसे बनाओगे नॉर्मली। और जैसे अब कमेंसलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है, ये तो पता है वाला ऐसा बेसिक पार्ट्स होगा। और अगर एनवायरनमेंट के कॉप वो आपके जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ज्यादा कि कॉप 28 में चलो कूलिंग प्लेज था कि नहीं था, या से कॉप 26 में कौन सी बात हुई थी, अब इतना ज्यादा जो है वो आपको ईयर्स वाला प्रिपरेशन पे आपको ऊपर से ख्याल होता है। अब लेकिन अगर अभी जो 20-25 डेज में करना है तो ये बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में जाके ऐसे नहीं कुछ खास होगा। आप जो मेजर फोकस एरिया है अगर बिहार के लिए देख रहे हो तो उसके लिए आप एनवायरनमेंट मोस्ट स्किप भी कर सकते हो, कुछ ऐसा बहुत रिटर्न्स नहीं है उधर का। यूपी के लिए देखोगे तो यूपी में एनवायरनमेंट थोड़ा आ रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी नॉर्मल डुएबल वाला है। और आपकी करंट अफेयर्स वाली मैगजीन में जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उनमें वो पोर्शन कवर जरूर किया हुआ होगा। मतलब लाइक ऐसा हो सकता है ना कि इंडिया का टारगेट चेंज किया मैंने या पंचामृत में क्या सारी बातें हैं, तो ये सारी चीजें जी। होंगी तो वो आपके रेगुलर अपडेट से होगा। स्टैटिक बहुत खास नहीं है एनवायरनमेंट का। तो स्टैटिक बेसिकली करंट अफेयर पे फोकस करना है हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। स्टैटिक में भी ना ठीक है, आपको मतलब बेसिक्स थोड़ा याद होना चाहिए। जैसे इकोटोन क्या होता है, एक टर्म्स होते हैं ना उनके मीनिंग याद होना चाहिए, कई बार आ जाता है क्वेश्चन में, तो वो भी पढ़ सकते हैं। और साथ में वो जो समिट वगैरह होती है ना यूएनएफसीसी की समिट और ये सब, वो कहाँ हुई थी, उनके लोकेशन वगैरह भी, तो कौन से समिट से क्या निकला था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो टेबल फॉर्मेट में आप छोटा छोटा याद कर सकते हैं। क्योंकि थैंक यू। हाँ क्योंकि अभी तक नहीं आया है तो उसको स्किप भी नहीं कर सकते कि पहले नहीं आया, क्योंकि आ भी सकता है ना, क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है। मे भी बहुत सारी चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं जो पहले नहीं हुई थी। तो आप ना एटलीस्ट बेसिक्स मतलब थोड़ा सा मिनिमम करके जाइए इन्वायरमेंट भी, क्योंकि इन्वायरमेंट का जैसे पैटर्न बदल रहा है तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली द स्टैटिक क्वेश्चन। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम मेरा एक रह गया था डाउट मैम, जो जो करंट अफेयर है ना कितने मंथ की कवर करनी, क्योंकि मैं अलग से ना
मतलब मैं कहीं से कर रहा हूँ तो मंथ वाइज बता दीजिए, आप इतने मंथ की कर लो, सही रहेगा करंट अफेयर। क्योंकि पिछली बार आई थिंक 19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन थे, वो तो वन लाइनर थे। तो आपके अकॉर्डिंग कितने मंथ का सफिशिएंट रहेगा, कितने कर लूँ? करंट अफेयर्स में ना जैसे आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था, जैसे G20 हुआ था, है ना? कोई बिग इवेंट हुआ है या ये चीजें हुई है, तो वो मेरी अगर 6 महीने की बॉर्डर क्रॉस भी हो जा रही है, मतलब उधर भी है, उसके आगे भी है, तो भी मैं पढ़ लूंगी उसको, क्योंकि मुझे लगेगा कि उसके मतलब G20 के बाद अगर कोई प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैं पढ़ लूंगी उसको, है ना? तो वो आ सकता है, या उसके जो भी डिक्लेरेशन में, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में जो है वो देख लूंगी मैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो हर साल हो रही है और वो रिपीटेटिव हो गई है, इस साल भी हो गई, एनुअल इवेंट है, तो वो मैं नहीं करूंगी पिछले साल वाला, जान के उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इस साल वाले इवेंट में भी कवर्ड होंगे। तो मोस्टली लोग ये 6 महीने 8 महीने वाले में ही रहते हैं, क्योंकि 6 महीने 8 महीने के पहले वाली चीजें उतनी रेलेवेंस होल्ड नहीं करती है। लेकिन अगर आप होता है ना कि बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि आई नीड टू हैव ऑल दोज 30 क्वेश्चंस विद मी, सो उसमें आपका अच्छा होगा कि आप 1 ईयर का करंट अफेयर्स देख लो आप, क्योंकि जो भी बिहार के लिए अगर आप मैगजीन देखते होगे, स्पीडी जैसी, एडिटोरियल जैसी, मतलब कोई फैक्चुअली देखते होगे, तो उसमें आपकी 1 ईयर वाली कवर होती है, तो आपको वो सारा अपडेट मिल जाएगा कि लास्ट ईयर भी ये हुआ था, अगर कुछ खास रहा है तो। ठीक है, 1 ईयर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, थैंक यू। relevant topics. हाँ, ये सत्य प्रकाश का एक क्वेश्चन है कि आई दृष्टि देखने के बाद में एडुटेरिया करना मस्ट है क्या, या स्किप कर सकते हैं? नहीं, आई दृष्टि अगर आपने कर लिया है तो आई दृष्टि में भी आपको वही जो नेशन वाइज जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको कवर कर ली गई होगी, तो ऐसा एडिटोरिया करना बहुत जरूरी नहीं होता। एडिटोरिया का एक प्रॉब्लम ये है ना कि आपको बहुत ज्यादा उसमें, जैसे कि अगर आप उसको लोगे, बिहार वाली जो एडिशन है अभी, उसमें ना आपको बहुत ज्यादा डेटा दिया हुआ है, एकदम डेसिमल के बाद बाद इतने सारे 4 पॉइंट तक दिया हुआ है, तो आपको बहुत वैसे लगेगा कि कैसे याद करूं वाला, और वो रिपीट हो भी नहीं पाएगा। तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लिखा भी है ऐसे, एकदम ही अजीब सा, तो थोड़ा सा वैसा हो सकता है। और जब आपने आई दृष्टि ऑलरेडी कर लिया है तो आई वुड सजेस्ट कि एडिटोरिया थोड़ा हेवी मैगजीन है, उसको छोड़ के स्पीडी के क्वेश्चंस लगा सकते हो, या तो एडिटोरिया के सिर्फ क्वेश्चंस लगा सकते हो लास्ट के ना। मतलब एक इजी वे जो मुझे लगता है करंट अफेयर्स करने का, एंड दिस इज फॉर एवरीवन, अगर जिसने भी करंट नहीं किया उसके लिए, वो ऐसा कर सकते हैं कि वो सिर्फ क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है ना, जिनके पास टाइम कम है, मान लो वर्किंग है, टाइम ज्यादा नहीं है, तो वो ऑप्टिमम वे में करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन वाला पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उसी को क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, वो सारी चीजों का क्वेश्चन नहीं बना रहे। तो हर मैगजीन के लास्ट में आपको कुछ 800 से 1000 क्वेश्चन आते हैं, आप उनको मार्क कर लो, उनको अच्छे से याद कर लो, और आगे के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार आ रही है उनको कर लो। जैसे थीम्स आते हैं ना, मतलब कि पर्टिकुलर डे पे कौन सा थीम था इस बार का, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स रहा था कभी, या खेमलेट्स रहा है अभी, तो ये सारी चीजें आ सकती है। तो जो आ रही है वो, और जो क्वेश्चंस है वो वैसे करोगे तो आपको कोई भी करंट करना थोड़ा इजी हो जाएगा, रादर देन पूरा बुक कवर टू कवर करने से। ना, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। हमें थीम बेस्ड ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी रहती है। एक बुक कर लीजिए आप, उसके बाद में उस थीम पे अगर आपको एडिशनल पीवाईक्यूज कर लीजिए, या फिर उसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ कम डेटा करे, मतलब कम डेटा है, तो उसको आप अलग से भी ढूंढ सकते हैं। थीम वाइज करना बेटर रहेगा रेदर देन डूइंग 2 सोर्सेज, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो जाएगा, तो वो फिर एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे उसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिनव का कि मैम टेस्ट तो दे रहा है लेकिन 85 नंबर्स आ रहे हैं केवल, और काफ़ी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। अच्छा। तो एक एग्जाम का भी ना एक अप्रोच है ये कि आप जब भी टेस्ट दें तो टेस्ट इस हिसाब से मत दें और ना एनालाइज करें ऐसे कि मतलब वो मेरे क्वेश्चन सही हो गए कि नहीं, गलत हो गए कि नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन रेप्लिकेट होने के चांसेस एक तो बहुत ब्लीक होती है, पहली बात। और दूसरी बात कि अभी क्या है ना कि आप दोनों अलग सेटिंग में होते हो, एग्जाम में और इसमें, तो वैसे मेंटल वर्क भी अलग ही चलता है। आप टेस्ट का रेलेवेंस इस चीज में अटैच कर सकते हैं, और उसका आप वैल्यू पॉइंट जो आप निकाल सकते हैं अपने लिए वो ये होगा कि मुझे एक्चुअली कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। सी, आई एम गेटिंग 150 क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में, तो मैं एक्चुअली कितने अटेम्प्ट करूं ताकि मेरा ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो रीच हो सके। अगर आपने बनाया कि चलो 91 कट ऑफ जा रहा था लास्ट 2 टाइम से, और इस बार मैं जब भी एक्सपेक्ट करूंगा या जब मैं प्रिपेयर करूंगा तो मैं 100 के लिए करूंगा एटलीस्ट, है ना? तो मैं अगर 100 चाह रहा हूँ तो मैं कितने क्वेश्चन से बना पा रहा हूँ,
मतलब कि अगर मैं 135 करता हूँ तो क्या मुझे 100 मार्क्स बन जा रहे हैं या मुझे 130 पे बन रहे हैं, मेरे बाद में एक्यूरेसी मेरी पुअर होती जा रही है। तो आप एक काम जो कर सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है इन द लॉन्ग रन, वो ये है कि आप अपना जो गोल्डन नंबर है ना वो फाइंड कर लो। गोल्डन नंबर फाइंड करने के लिए आप टेस्ट दो, और टेस्ट को इस नज़र से मत देखो कि कितने सही हुए, गलत हुए। इस नज़र से देखो कि मैं कितने बनाने पे कितने सही हुए हैं, या कितने बना एक्यूरेसी क्या है वो चेक करो। वैसे चेक करके रखोगे तो आपको पता रहेगा, तो आपका ना एग्ज़ाम में हाथ भी रुक जाएगा या बनने लगेगा। जैसे मान लो आपका ना 130 पे अच्छा नंबर आ जाता है, हाँ? और आप 140 करते हो तो आपके नंबर रिड्यूस होने लगते हैं। मतलब कि नहीं, मेरी गलती हो रही है, एक्यूरेसी पुअर हो रहा है। मतलब आपने गेस ही लिया होगा ना फिर तो वो 10 क्वेश्चन अधिक। तो आपको अगर अपना पता चल जाए कि 130 तक आई एम परफॉर्मिंग वेल, तो आप क्या करो कि आपके मन में एक मेंटल फ्रेम बन जाएगा कि मेरे को एग्जाम में इतना ही अटेम्प्ट करना है। तो आप जबरदस्ती का रिस्क नहीं लोगे। होता है ना कि आप बैठे हैं जबरदस्ती, चलो ना ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया, वो नहीं करोगे। तो आपको वहां पे अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी मतलब रादर देन सीइंग कि भाई मैंने कीरत डायनेस्टी का क्वेश्चन सही किया था या नहीं किया था, वो देखने से अच्छा है कि आप ये देखो कि मैं कितने पे कितना खेल पा रहा हूँ। वैसे एनालाइज करो। 85 स्कोर पे मत जाओ, स्कोर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। देखो कि एनालिसिस कैसी बन रही है, एक्यूरेसी की कैसी बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूंगा, क्योंकि कोचिंग के लोग ना, मतलब कोचिंग वाले जो टेस्ट पेपर सेट करते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सेट करते हैं, वो थोड़ा हाई लेवल पे रखना चाहते हैं। तो उसमें अगर आपके कम भी नंबर आ रहे हैं तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में आपका उससे बेटर रहेगा, क्योंकि जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है ना उसमें इजी क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट और मीडियम लेवल सब मिक्स होता है। कोचिंग में आपको मीडियम टू हाई लेवल ही मिलते हैं, इजी क्वेश्चन वो रखते नहीं हैं। उनको लगता है कि इजी क्वेश्चन तो बच्चों को आता ही होगा उस टाइप का। तो एक तो ये है कि आप अपना ऑप्टिमम नंबर ढूंढ सकते हैं। दूसरा यूटिलिटी ये भी है, आप उसको एज ए लर्निंग यूज़ कीजिए कि हाँ, फैक्ट आपको याद करेक्ट, करने के बिल्कुल। लिए। आप ये सोचिए हाँ, कि बिल्कुल। मेरा अगर आपने लर्न नहीं किया, तो आप यस उसे लर्न कर लो कि हाँ, चलो भाई मुझे एक नई चीज़ पता चल गई, इट्स ओके। सो मतलब लर्निंग एक्सरसाइज समझ सकते हो, वेरी गुड, यही हो सकता है। करेक्ट। क्योंकि हम क्या होता है ना कि हम जो टेस्ट बनाते हैं ना वो ट्रेडिशनल बुक से हट के बनाते हैं, थोड़ा वो ट्राई करते हैं हम कुछ नया लेके आए। तो वो जो कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे फैक्ट्स आपको उसमें नए मिलेंगे जो आपकी किताबों में नहीं है, क्योंकि जो किताबों में रहेगा उसका क्वेश्चन बना देंगे तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो वो कई बार ऐसे नए नए फैक्ट्स देते हैं, तो उनको आप ऐसे लर्निंग के लिए लिख लीजिए, अपने नोट्स में उतार लीजिए, बस उतना ही यूटिलिटी रहता है। आपको इतना नंबर और मार्क्स के ऊपर मत जाइए। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हिमांशु का एक क्वेश्चन है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, कैन आई गो फॉर बीपीएससी ऑल्सो, कैन आई क्लियर इट जस्ट बाई मटेरियल ऑफ यूपीएससी, इट इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो अच्छा, तो हिमांशु आप पहले ये बताइए आपकी ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अटेम्प्ट फर्स्ट हो सकता है, मतलब हो सकता है तैयारी 2 साल की हो सकती है। तो अगर आप मतलब 2 साल भी एटलीस्ट दे रखे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन को, तो आपके पास वो बैकग्राउंड, मतलब मैं दोनों केस बता देती हूँ क्योंकि मुझे आंसर नहीं मिल सकता आपका। तो अगर आपका 2 साल का भी मिनिमम तैयारी है उधर का यूपीएससी का, तो आपके लिए थोड़ा ईज़ी पाथ हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा, है ना? हर इवेंट का कि चलो इसके पहले ये हुआ था, या मुझे पता है कि ये ऐसा क्यों है, लिंक अप रहेगा हर चीज़ का। तो मतलब कि आवर एम शुड बी टू गेट इनटू द लिस्ट एंड नॉट जस्ट टू क्लियर द प्रीलिम्स, राइट? तो मतलब हम जब देख रहे हैं तो हम यही सोचेंगे, तो मेंस लिखने के लिए आपको तब थोड़ा स्मूथ आपका प्रोसेस हो सकता है, तब आपको कोई गाइड कर सकता है। जैसे सर हैं तो सर आपको स्ट्रीमलाइन करा सकते हैं उस टाइम पीरियड में, और काफ़ी अच्छा करा सकते हैं जब आपके पास थोड़ा-सा बैकग्राउंड हो तो। लेकिन अगर आप कंप्लीटली न्यू हैं और से मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है एंड इट इज़ जस्ट कैजुअल अटेम्प्ट कि मैं बस आया हूँ देने अभी, मान लो 1 ही साल की तैयारी है, तो मतलब हम बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना तब अपने आप से कि हम कन्वर्ट कर ही देंगे। तैयारी करो आप बिल्कुल, दो आप एग्ज़ाम, और बिहार क्लियर हो सकता है। लेकिन ऐसा मतलब कोई जादू नहीं है कि अगर यूपीएससी का मैंने कर रखा है तो मुझे बिहार नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं बस यूँ आऊँगा, यूँ हो जाएगा। तो यूँ नहीं होगा, एफर्ट्स थोड़े से लगेंगे स्पेशलाइज़, और थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉलेज भी लगेगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। हिमांशु, जो मतलब हम यूपीएससी में प्रिपेयर करते हैं ना, वो अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। हम वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे में ज़्यादा जाते हैं, हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, हम स्टेटमेंट्स में जाते हैं। बट स्टेट पीसीएस क्या होता है, मतलब थोड़ा फैक्चुअल होता है काफ़ी। यहाँ पे हमारा फोकस ना पूरा मतलब नोट्स का फोकस या प्रिपरेशन का फोकस ही फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, है ना? तो उसके लिए जो हम मतलब यूपीएससी में क्या पढ़ते हैं, हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, हम स्टेट के लिए क्या पढ़ते हैं, हम मतलब घटना चक्र पढ़ते हैं, फैक्ट्स पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, करेक्ट? तो
वो ये आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपके अपने नोट्स में भी आपको फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स पे कम, है ना? तो अपने नोट्स से आप फैक्ट्स को याद कर लीजिए और रिमेनिंग चीज़ें हाँ, आप और एक रिमेनिंग बहुत चीज़ें आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये होता है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये हो जाता है कि आप जब यूपीएससी का करंट करते हो, तो मतलब मान लिया अगर मैंने आप चलो हिस्ट्री भी कर लिया, स्पेक्ट्रम से ही कर लिया, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ज्योग्राफी भी हो रही है, इकोनॉमी भी हो रही है, बट लेकिन आप जब करंट देखते हो तो आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन होगी यूपीएससी की, वो आप शायद अच्छे मैगजीन से, मतलब अच्छे ऐसा कोई क्वालिटी नहीं एसोसिएट कर रहे, विजनाइज की मैगजीन से कर रहे हो, या कुछ ऐसे बहुत इन डिटेल वाली डेप्थ एनालिसिस जैसे सर कह रहे थे वैसे से आप कर रहे हो। लेकिन इसकी जो करंट अफेयर्स होती है, अब ये पूछ रहे हैं चलो ये बता दो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था, ऐसा मतलब कुछ भी थोड़ा सा पूछ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं प्रीलिम्स में, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। जाहिर मतलब कुछ क्वेश्चन आपके एनालिटिकल होंगे, लेकिन कुछ जो फैक्चुअल वाला पोर्शन ज्यादा हो गया है, तो आप उसको करेक्ट बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा स्पेशल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वो कंप्लीट यूपीएससी से नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे हिमांशु मैं मतलब अप्रोच भी बता देता हूँ। अगर आप अभी इसी साल वाला बीपीएससी देने का ट्राई कर रहे हैं तो आप खाली पहले वो चीज़ देखिए जो यूपीएससी से अदर चीज़ें हैं, जो यूपीएससी में कवर नहीं है। जैसे पर्सन इन न्यूज़ वगैरह जो करंट अफेयर्स का होता है वो हम यूपीएससी में नहीं पढ़ते हैं, तो आप उन चीज़ों को पहले पढ़िए और बिहार स्पेसिफिक पहले पढ़ लीजिए। और जो स्टैटिक पोर्शन जो कॉमन एरिया है आप उसको उसके बाद में ट्राई कीजिएगा, तो इससे एटलीस्ट आपका चांस बढ़ जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋषभ का, प्लीज़ इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस के बारे में। आई थिंक ऋषभ अभी इंटीग्रेटेड की तो मतलब अभी उतना अप्रोच है नहीं, अभी हम स्पेशली प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंटीग्रेटेड वाला अप्रोच हम आफ्टर प्रीलिम्स मतलब 13 दिसंबर के बाद में बात करेंगे उसकी। हाँ, और ऋषभ एक्चुअली ऐसा है कि अभी जब 20-25 डेज है, तो मतलब एक फुल फोकस वही में होता है ना, लास्ट लाइक जैसे प्रिपरेशन की, जैसे सर बता भी रहे थे, तो कि चूंकि फाइनल डेज बचे ना अब, तो अभी इंटीग्रेटेड का ऐसा कुछ यूटिलिटी है नहीं। अगर 71st है तब तो हो सकता है बेशक, लेकिन अभी के लिए प्रीलिम्स फोकस रखना थोड़ा ज्यादा आउटपुट देगा। अच्छा, ये 2025 के लिए पूछ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए 2025 बीपीएससी। यूपी पीसीएस, यूपी से 2025 अच्छा, में भी नेक्स्ट ईयर के लिए बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड का हम अलग से ले सकते हैं, बट बेसिकली अभी आप क्या कर सकते हैं कि आप मेंस को और प्रीलिम्स को जो कॉमन एरियाज हैं ना उनको लेके चलिए। अभी आप 25 के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम होगा उसके लिए। तो सबसे पहले आप पेपर 5-6 को पढ़ लीजिए, यूपी स्पेशल जो चल रहा है। उसके बाद में आप कॉमन एरियाज पे जाइए, तो वो उसको भी मेंस और प्रीलिम्स दोनों से मिक्स करके, तो उस अप्रोच में आप उसको कवर कर पाएंगे, है ना? तो पहले पहले आप 5-6 पढ़िए, उसके बाद में फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी जो कॉमन चीज़ें हैं उनको पढ़िए। ठीक है। बाकी ऋषभ आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, हम डिटेल में आपके लिए प्लान बताएंगे। अभी से प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए? अभी से प्रीलिम्स के लिए आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए कि आपके जो भी घटना चक्र वगैरह अगर हैं जो आपने कर रखे हैं उनको रिवाइज कर लीजिए आप, और जो आपके करंट अफेयर्स वाले मतलब कि हर दिन के पोर्शन में दोनों को बैलेंस रखिए, थोड़ा स्टैटिक वाला भी थोड़ा सा कीजिए और थोड़ा सा करंट भी कीजिए। तो और टेस्ट अगर आपने देख लिया है कि कितना पे अच्छा परफॉर्म करते हैं आप, तो ठीक है, आपको पता होगा। और अगर नहीं दिया है तो टेस्ट वाला भी देके एक बारी देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए ये वाला भी मेथड कि आपको कहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। और मतलब 4 फैक्टर्स थे, 3 मैंने बता दिए। चौथा ये रहता है पीवाईक्यू एनालिसिस, पहले भी कर रखा होगा, अभी फिर भी दोबारा देख लीजिए। कई चीज़ें ऐसी होती है ना, रिपीट हो जाती है, तो वो ऐसे फ़ायदा हो जाता है एग्ज़ाम में फिर कि चलो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? करंट आज आई दृष्टि बीपीएससी के लिए सफिशिएंट है क्या? आई दृष्टि वाली जो करंट होती है वो नेशनल इवेंट्स के लिए तो बिल्कुल अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और मतलब टॉपिक सारे काम के कवर्ड होते हैं, तो वो हो जाएगा। लेकिन आपको स्टेट स्पेसिफिक थोड़ा सा करंट देख लीजिएगा उसके अलावा भी। तो ये स्पीडी वाली जो मैगजीन होती है ना, और ये हेडुटेरिया वाली, इसमें थोड़ा सा अलग क्या रहता है आई दृष्टि से, एक ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं होता। ये डिफरेंस होता है कि ये चूंकि बिहार में ही बनती है, बिहार में ही पब्लिश हो रही है, तो इनमें थोड़ा बिहार का फोकस होता है थोड़ा सा अलग से भी। तो वैसे तो आई दृष्टि वाले भी एक पोर्शन बनाते हैं शायद बजट सर्वे का, लेकिन ये प्रॉपर शायद यहीं बन रही है। तो आपको अब अलग से बहुत खास करने की जरूरत नहीं है। आप उसका जो बस आई दृष्टि कर रखे हैं, तो आप इसका एमसीक्यू कर लीजिए। एमसीक्यू ज्यादा नहीं है, 800 समथिंग है, 850 आई गेस, तो काफी हो जाएगा फिर।
तो कुमार मतलब आप वही है कि बिहार स्पेसिफिक आप एडुटेरिया से कर सकते हैं, बाकी आई दृष्टि भी चल जाएगा नेशनल न्यूज़ के लिए। तो ये यूपीपीसीएस का अब अनसर्टेन है, वो तो सभी के लिए ऋषभ, अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं मतलब। तो अब आपको क्या है कि आप टाइम एक्स्ट्रा आपको मिला है तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए, मतलब एफिशिएंट वे में, प्रॉपर वे में, है ना। और किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर अभी हम सेशन को क्लोज करते हैं। और ऋषभ एंड विजय चौहान रेज्ड हैंड। हाँ, आप पूछ लीजिए ऋषभ। ऋषभ, आपका कोई डाउट है अभी, या विजय? विजय ठीक है, कोई पूछेगा तो मैं ही पूछ लूँ। तो सर जैसे आप तो वो आपका इनिशिएटिव तो अच्छा है ही है, लेकिन फिर भी मैडम के भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतना फैक्ट है, मतलब 68 वाले में भी इतना फैक्ट था, क्वेश्चन इतना फैक्चुअल से भरा हुआ था 68 वाला पेपर में। तो वो फैक्चुअल चीज़ें आप कैसे मतलब इतना मतलब कैसे याद करके गई थी, मतलब या फिर मतलब कुछ अलग आपने किया था उस फैक्ट को याद करने की? क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट होता है, मतलब याद तो करना ही अल्टीमेटली, दो रेपिटेशन 3 रेपिटेशन करनी है, लेकिन फिर भी आपकी क्या अप्रोच होती थी? एक्चुअली देखिए, अगर 67 तक का देखेंगे क्वेश्चन तो वो थोड़ा डिफरेंट लाइन पे होता था। अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा लास्ट 4 इयर्स के पेपर को लगा के, तब देखिएगा 67 तक के जो पेपर्स थे वो एक अलग डायमेंशन पे थोड़े पूछे जा रहे थे, और आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा अप्रोच में जब 68 पे आता है क्वेश्चन। तो 68 और 69 के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े डिफरेंट हो चुके थे। तो मतलब ऐसे एकदम कंप्लीट वन लाइनर की वोडाफोन का सीईओ कौन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। नहीं, वही ओनली 1 के ओनली 2 एंड 3 ऐसे मतलब स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन थे, हाँ, तो तो उसको आपने स्टेटमेंट कैसे वाले जो मैनेज? क्वेश्चन है ना, तो अब उसका अगर आपका पहले का यूपीएससी प्रिपरेशन रहा है, 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आपका प्रिपरेशन रहा है यूपीएससी का या नहीं रहा है। अगर रहा है तो वो आपको यूज टू होंगे आप उस क्वेश्चन से कि चलो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट में ना थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया गया है, शायद यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ वहाँ पे के फैक्ट्स और डेटा क्लियर होंगे, या मे बी आपको थीम समझ में आ रहा होगा, आप वैसे बना लेंगे। दूसरा चीज ये हो सकता है कि नहीं, आपने पहले यूपीएससी का नहीं किया तो आप यूज टू बहुत नहीं है मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन से। तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी इधर वाले जो पोर्शन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उसको आप ऐसे देखें कि घटना चक्र से ही आपके जो 4 स्टेटमेंट आए थे, मतलब 4 अलग अलग क्वेश्चन थे, क्या उनसे बन रहा है वो क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है ना कि हम डायनेस्टी के मिला के 3-4 क्वेश्चन को मिला क्लब करके एक बना दिए, तो वैसे क्वेश्चन होंगे। और अगर मान लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा एकदम डिटेल्ड फैक्ट है, मतलब वो मुझे बहुत नहीं याद आ रहा है 68 का ऐसा, तो क्योंकि मतलब मेरे ख्याल ठीक ही थे क्वेश्चन शायद, तो डुएबल थे, ऐसे बहुत डेटा तो नहीं किया था मैंने भी कवर। वो स्पीडी सिर्फ एक मैगजीन में करके गई थी, और उसके भी क्वेश्चन ही करके गई थी जो मैंने आपको अप्रोच बताया अभी। तो क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम था तो मैंने बस क्वेश्चन किए थे। तो जो आपके मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगी ना, हमेशा से प्रीलिम्स निकालने के लिए एक चीज जो आप इंश्योर कर सकते हो अपने एंड पे, वो ये है कि आपका स्टैटिक बहुत अच्छा हो, क्योंकि आप करंट पे खेल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि करंट कहाँ से आने वाला है या पर्टिकुलर फैक्ट कहाँ से मेरे से पूछ दिया जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिए वो शॉक अब्जॉर्बर टाइप का, कि ठीक है अब्जॉर्ब कर लिया शॉक ऐसा, लेकिन अदरवाइज स्टैटिक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। स्टैटिक इतना अच्छा है कि वो बन ही जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लक्ष्मीकांत मतलब जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन है वो गलत ना करें, जो हिस्ट्री क्वेश्चन है मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि वो सही रहे, वो कर सकते हैं आप। और जो बहुत फैक्ट है वो तो फिर तो नहीं होना वो। ठीक है, ठीक है। ये किन्हीं का एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन है शायद आ रहा था, जो वो पूछ रहे हैं कि एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे, शायद ऐसा तो कुछ था। तो एमसीक्यू वाली जो क्वेश्चन है ना, वो आपको ये दोनों मैगजीन्स आती है, मतलब स्पीडी और एडिटोरियल नाम से। इसके ना एंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो पूरे बुक का समरी सॉर्ट ऑफ होता है, वही एमसीक्यू की मैं बात कर रही हूँ, अलग से कोई एमसीक्यू की नहीं। शायद उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होती है, और ऐसे हार्ड कॉपी तो मिलती है मार्केट में, आप उनको देख सकते हो। मतलब कि उसका भी एक ईजी अप्रोच है करने का, वो मैं बता देती हूँ। अगर आपको वो टफ लग रहा है करना, तो उसका एक शॉर्टकट या इजी अप्रोच है, वो ये है कि आप पहले ऐसा करो कि सारे मार्क कर लो एक साथ। जब मार्क कर लोगे एक बार, मतलब ऐसे याद कर करके मार्क करोगे ना तो डिफिकल्ट हो सकता है और थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करो, ऐसा करो आप कि आप इकट्ठे मार्क कर जाओ, और फिर उनको रेलेवेंस के हिसाब से पढ़ लो कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे लेम से होंगे जहां वो ये बोल रहा होगा कि वो 10 मीटर आर्चरी में या 10 मीटर रनिंग में कौन सेकंड आ गया। तो अब ये क्या करोगे, इसको जान के छोड़ दो, इसको ये काम का नहीं है। मतलब ये आएगा तो भी आपको याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देख रहे हो, नहीं ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है ना, जो लास्ट में या मतलब पैरालंपिक्स में क्या मिल गया, ये अवार्ड मिल गया, तो ठीक है ये रिलेवेंट है, उसको याद कर लो।
तो आप अपने रेलेवेंस से फिर छांट लोगे और ईजी हो जाएगा फिर करना। ठीक है, इन दो मतलब वो बेसिकली दोनों अप्रोच अच्छे होते हैं। अगर आप मतलब एमसीक्यू करके करोगे ना ऐसे क्वेश्चन फिर आंसर, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो हम लोग टाइम बचाने के लिए यही करते हैं कि पहले फटाफट टिक कर लो, उसके बाद में उसको रट लो, रट्टा मान लो ऐसे, है ना। जैसे घटना चक्र में नीचे क्वेश्चन लगता है तो लोग पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो वैसे ही आप शॉर्ट का टाइम बचाने के लिए आप अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेम्प्टिंग, थैंक यू लाइक एवरीवन। ओके, और किसी गुड को कोई नाइट। डाउट होगा तो हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे। हाँ, और आप थैंक यू वहाँ, सो मच मैम। हाँ, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, बाय।